इस तरह के सवाल आते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया और शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। बार बार देखो क्या लिख रहा है, शेष, ठीक है। और अब उसके पास में 20,160 रुपये बचे हैं, तो ये भी तो शेष ही है, तो उसकी आय याद कीजिए। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो करना कैसे है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। भाई आदमी के पास आरंभ में कितना पैसा था आपको नहीं पता, तो आरंभ के पैसे को कितना मान लेते हैं। सबसे पहले उसने 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर 1/5 दे दिया तो शेष कितना बचा, 5 में से 1 दे दिया तो शेष कितना बचा, ये शेष आ गया, ऐसे लिखो। फिर उसने क्या किया, इस शेष का 30%, अच्छा 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 फिर दे दिया, बताओ 10 में से 3 दे दिया तो शेष कितना बचा, 7/10, ठीक है। फिर जो ये शेष है उसका 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 फिर दे दिया तो 10 में से 1 दे दिया तो बचा कितना, ये जो बची हुई धनराशि है ये बराबर है 20,160। इसको हल करके x का मान निकालना है। आरंभ में उसके पास x था, 1/5 दे दिया तो 4/5 बचा, फिर 3/10 दे दिया तो 7/10 बचा, फिर 1/10 दे दिया तो बचा कितना, 9/10। ये कुल धनराशि 20,160 के बराबर, ठीक है। अब इसको हल करना है। 9 से काटा, 9 दूनी 18, बचा 2, 21 में 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 7 से काट दिया, 7 या 21 और 7 दूनी 14, 4 से काट दिया, 4 8 32, 80 हो गया। अब बताओ ये जो 500 है उधर 80 से गुणा होगा तो x का मान आएगा 500 गुणा 80, 8 पंजे 40 और आगे 3 0, तो बताओ आंसर कितना आया, 40,000। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। कर लेंगे, बस ये होगा इसमें। तो कभी भी अगर ये शेष वाला कॉन्सेप्ट आता है ना तो बार बार मैं आपको 1/10 घटा के 9/10 लिखो, 2/5 घटा के 3/5 लिखो, ऐसे लिखो। सौ माइनस 20, ठीक है। फिर 80 बच गया, फिर 80 का 30% निकाल के माइनस करो, हाँ। फिर 80 में से 24 माइनस कर दिया, बचा कितना आपके पास में, 24, 56 बच गया। फिर 56 का 10% माइनस करो, 5.6, तो 51.4 बच गया, ठीक है। हाँ उसमें क्या, हाँ कर सकते हो। इसके अलावा देखो, एक तो ये मैंने जो बताया वो है, दूसरा तरीका ये है कि हम जो आपने बताया कि माना आरंभ में 100 था, 100 में से पहले 20% बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना, 80। फिर 80 का 30%, 8 या 24, वो कम करने पर आपके पास 56 आ गया। 56 का 10% कितना हुआ, 5.6, ये कम करने पर आपके पास में कितना आया, 51.4। इस 51.4 की वैल्यू जो है ये दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालो। एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये भी है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 में से 1 कम करो, कितना बचा, 4। 30% का मतलब 3/10 होता है, 10 में से 3 कम करो, कितना बचा, 7। और फिर जो है 10% का मतलब 10 में से 1 कम करो, कितना हुआ, 9। ये आरंभिक आय थी, ये अंतिम आय है। अंतिम आय को इसके बराबर करो और इससे गुणा करो, आरंभिक आय आ जाएगी। पर सबसे बढ़िया तरीका वो है, उसमें कभी पॉइंटों में नहीं आएगा। पंखा बंद करो। अगला सवाल, एक इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई, हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो क्यों ना मूल भिन्न को अपन क्या मान लेते हैं, या तो x/y मान लो या p/q मान लो। ये अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी बोल रहे अंश में 20% की वृद्धि गई, अंश यानी कि न्यूमरेटर क्या है, p। कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो अगर आप 20% की वृद्धि करोगे तो कितने परसेंट हो गई, 120%। अच्छा हर जो है डिनोमिनेटर, इसमें 20% कमी करोगे तो अब ये जो मान है ये किसके बराबर है बताओ, 4।
तो मूल भिन्न का मान मतलब P बटा Q का मान निकालना है। तो प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट गया, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 8 और 3 पंजे 15। तो 8 बटा 15 आएगा P बटा Q का मान। तो P बटा Q का मान कितना आएगा? 8 बटा 15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। P बटा Q कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी, हर में 20% की कमी करने पर मान जो है 4 बटा 5 के बराबर। एक सवाल और देख लो इसका, फिर दोनों उतार लेना। जैसे ये वाला सवाल है, माना कोई भिन्न जो है वो कितनी है? अंश में 15% की वृद्धि, क्या लिखूं? और हर में 20% की कमी, क्या लिखें? बराबर किसके है? 17 बटा 65 के। तो मूल भिन्न क्या है? तो P बटा Q का मान पूछा गया है। तो 5 से काटा आपने कितनी बार काटा बताओ? 23 बार। 5 से काटा 16 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। 16 को 17 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 200 और 72। ठीक है, अब 272 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करना चाहो तो 23 किससे गुणा होगा? 5 से। तो 23 गुणा 5 कितना हुआ? 115, हासिल में 11। 23 को 6 से गुणा किया तो 138, 138 प्लस 11 कितना हुआ? 149। तो 1495 आएगा P बटा Q का मान। अब देखो सवाल वैसा वाला और ये वाला दोनों एक जैसे ही सवाल है। ये सिंपल लग रहा है, ये मुश्किल लग रहा है। बताओ ये मुश्किल क्यों लग रहा है? गुणा करने में, है ना। 23 को 65 से गुणा करना पड़ा, 16 को 17 से गुणा करना पड़ा, तो टाइम यही लग गया। तो सवालों को टफ बनाने के लिए कैलकुलेशन ऐसे दे देता है, बाकी तरीका दोनों में सेम ही लगेगा। बता लेना। बढ़े आगे। अगला सवाल ये, अब देखो कुछ परीक्षा पे आधारित सवाल है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था? बढ़िया सवाल है, लेकिन उससे पहले एक चीज मेरे को आप बताओ कि अगर मैं कहूं कि न्यूनतम उत्तीर्णांक मान लो 36% है, सोचो भाई कि पास होने के लिए कम से कम 36% लाना जरूरी है, और एक लड़का है जिसके जो है वो 70 नंबर आए, 70 अंक आए, और वह जो है 38 अंकों से फेल हो गया। तो क्या परीक्षा का पूर्णांक निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना जरूरी है, मान लीजिए मेरे जो है 70 अंक आए और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं तो 38 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 70 जो ला रहा हूं उसके अलावा 38 और ले आता, तो अगर मेरे 108 आते तो क्या ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होते क्या? तो 108 मार्क्स जो है किसके बराबर है? 36। तो 108 बराबर 36 के है, और परीक्षा का पूर्णांक निकालना है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 36 से कितनी बार घटा, और 3 को 100 से गुणा किया तो पूर्णांक कितना आया? 300। ठीक है, ये तो हुआ था सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को उसने क्या किया है कि घुमा फिरा के पूछा है इस तरह के सवाल में। तो ये सवाल कैसे होगा वो समझो। एक परीक्षा में एक